नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज से देश में नए कानून लागू। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में सीएम धामी ने दी बधाई। कहा, अंग्रेजों का कानून हो गया समाप्त। मुख्यमंत्री धामी ने आज से मिशन मोड पर शुरू किया। आगामी 5 दिन के लिए 50 से ज्यादा विभागों की करेंगे बैठक। प्रतिदिन 3 मीटिंग करने का लक्ष्य। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने लगाया जनता दरबार। 94 से ज्यादा मिली शिकायतें। जमीन विवाद और जल भराव जैसी समस्याएं, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तराखंड में सबसे बड़े कावड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से। इसे लेकर रणनीति होगी तैयार। पुलिस ड्रोन और आधुनिक तरीकों से बेहतर संचालन का करेगी प्रयास। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम का मिजाज। नेशनल हाईवे 534 पर आया मलबार बोल्डर। मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी। 2 जिलों में रेड अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। देश में आज से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून भी आज से लागू हुए हैं। और इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए कानून लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए देश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में सालों से चला आ रहा अंग्रेजों का कानून समाप्त हो गया है, जिसकी जगह नए कानून ने ले ली है, जिसकी मदद से अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून लागू होने से पहले ही विशेष बजट सरकार ने जारी कर दिया है। जो बदलाव किए जाने थे वो भी कर दिए गए हैं। 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से। और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे। और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन है। इन द सेंस कि जो अंग्रेज़ों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, CRPC में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे। देश में तो आज से 3 नए कानून लागू किए जाने को लेकर आज रामनगर कोतवाली में आयोजित बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मौजूद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को नए कानून की जानकारी देते हुए पुलिस को सहयोग की अपील की। देखिए, आज से पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों को आज हमारे द्वारा थाने में पूरी तैयारी से आज लागू किया जाएगा। और जो भी इसमें प्रावधान है उन्हीं के तहत हमारे द्वारा अभियोग को पंजीकृत कर विवेचना की जाएगी और केसों का अनावरण किया जाएगा। वह प्रिवेंशन भी इसी के तहत किया जाएगा। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। इस संबंध में कोतवाली लालकुआ परिसर में क्षेत्रवासियों के साथ कोतवाल दिनेश फात्याल ने बैठक की और क्षेत्र के लोगों को नए कानून के संबंध में जानकारी दी। भारतीय दंड संहिता थी, तो उसको दंड के स्थान पर उसका न्याय मिले लोगों को, इस उद्देश्य से जो है हमारी संसद में जो है 3 कानून पास किए हैं।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनका मूल उद्देश्य दंड को छोड़कर न्याय दिलाना उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए ये तीनों कानून पास किए गए हैं। आज पूरे भारत में वो उत्तराखंड में ये कानून लागू हो रहे हैं, जिसके संबंध में PHQ व शासन के निर्देशों पर आज जो है एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया और जिसमें स्थानीय थाने लालकुआं में भी स्थानीय लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। सभी को ऑनलाइन इसमें जोड़ा गया। सभी को जो भी निर्देश ऊपर से PHQ से दिए थे, DG साहब ने जो सुझाव दिए या मुख्य सचिव महोदया ने जो अपनी बातें रखी, CM साहब ने स्वयं जो है संबोधित किया, उन सभी बातों को जो है स्थानीय लोगों को जो है सुनाया गया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा 3 नए कानूनों को लेकर थानावार की गई तैयारियों को और प्रत्येक थाना प्रभारी से इसके साथ ही संबंधित क्षेत्राधिकारी से तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। BNS में लाइव फिंगरप्रिंट के लिए हर थाने में फिंगरप्रिंट मशीन पहुंची है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई। सभी से पूछा गया कि उनके थाने की ईमेल आईडी क्या है, क्या वो रोजाना अपने मेल आईडी चेक करते हैं या नहीं, और बताया कि अब इसको अनिवार्य रूप से किया जाना है। SSP की तरफ से बताया गया कि लगभग 150 साल बाद इतने पुराने कानून को रिप्लेस किया जा रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से और भी ज्यादा मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज से अगले 5 दिन के लिए 50 से ज्यादा विभागों की रोजाना 3 बैठकें करने का लक्ष्य रखा है और आज से इन बैठकों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जनता ने हमें दायित्व दिए हैं उन दायित्वों का कर्तव्य पालन हमें समय से करना है। लिहाजा मॉनिटरिंग के साथ साथ केंद्र सरकार भी राज्य की योजनाओं की समीक्षा करेगा। CM धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। लिहाजा हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के वचन को पूर्ण करने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। देखिए, राज्य को क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश का फिर से काम उन्होंने शुरू कर दिया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक बार नहीं अनेक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से उस सब के लिए सारे उत्तराखंड वासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगातार कामों को आगे बढ़ाए, लगातार उसकी समीक्षा करे, जहाँ जो कमी है उसको ठीक करे। उत्तराखंड सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से राज्य के राजस्व सृजन करने वाले विभागों में तेजी से राजस्व वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार की सफल कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। खनन, आबकारी जैसे प्रमुख विभागों में राजस्व वृद्धि के साथ ही व्यवस्था और पारदर्शी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विभागों में पारदर्शी तरीके से राजस्व वृद्धि करने के साथ ही एक बेहतर संदेश दे रही है। राजस्व वृद्धि के आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के प्रयास पूरी तरह फलीभूत हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष खनन में सरकार ने 645 करोड़ का राजस्व कमाया था, लेकिन इस साल अब तक पहले ही तिमाही में 270 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर चुके हैं। खनन नीति में सरलीकरण, ई-निविदा, ई-नीलामी से राजस्व में वृद्धि हुई है। देखिए, ये हमने पहले से संकल्प लिया है कि सरलीकरण आम जनता के लिए करना है। मैंने सभी अधिकारियों से भी कहा है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि आम जनता को न्याय मिलने में, आम जनता को सुविधा मिलने में, उनकी परेशानियों के हल में किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, आसानी से काम हो और राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में हमारा जो GST कलेक्शन है वो पिछले सालों में लगातार बढ़ता गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य राजस्व देने वाले विभाग हैं उनमें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम और भी रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य के अंदर हमारे राजस्व प्राप्ति के और भी जो है हमको आसानी से रास्ते मिलें। मंगलौर उपचुनाव के चलते अब प्रत्येक प्रत्याशी कई दावे करते नजर आ रहे हैं। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने दावा किया कि अगर यहां की जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वो अपनी मिलने वाली विधायक निधि से अलग
3 गुना विधायक निधि अपने पास से खर्च कर मंगलौर क्षेत्र के विकास के कामों में लगाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग उन्हें भारी समर्थन दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें क्षेत्र की जनता विधायक जरूर बनाएगी। सभी दे रहे हैं मुझे समर्थन, अच्छे समर्थन दे रहे हैं। जो भाई मेरे को अच्छा नहीं समझते वो नहीं दे रहे। ऊपर वाले की और आप भाइयों का विश्वास है जिसकी वजह से हो रही। बीजेपी काल में इसलिए बंद था कि बिगर विधायक के विधायक करने नहीं देते हैं काम। जब यहाँ विधायक काम करने नहीं देगा तो सरकार कितना ही जोर लगाए वो कर नहीं पाती है। वो भेज देती है बजट, तो नहीं लगाए कोई विधायक तो क्या करे। मैं ये कह रहा हूँ बाईपास नहीं, मैं पहली बार जब निकला था मैंने कहा था मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा। ये मेरा यह वादा है, झूठा नहीं हूँ। परमात्मा पे भरोसा करता हूँ और सरकार पे और युवा सरकार पे भरोसा है, और विकास का पहिया ऐसा घूमेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे 10 जुलाई करीब आ रही है वैसे ही मंगलौर उपचुनाव अब तेजी पकड़ता जा रहा है। साथ ही सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के बूढ़पुर जट गांव पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्हें उनके समर्थकों ने हरी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। काजी निजामुद्दीन ने भाजपा को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस बार यहां की जनता उन्हें विधायक बनाती है तो ग्रामीणों की सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। पाल चेयरमैन साहब के आवास पर कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तमाम पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और कांग्रेस के पक्ष में सभी लोग यहाँ वोट करने के लिए तैयार हैं। मैं पूरे गांव के इस लाड प्यार का और कांग्रेस के पक्ष में अपनी राय देने का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, नाराज़ हैं। और आज अभी मैं देख रहा था, मैं वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत साहब की एक क्लिप देख रहा था, शायद मंडावली में वो आए थे, वहाँ की एक क्लिप है और उनके बराबर में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े थे। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि जी वोट चुनाव है उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा इस भाजपा से बचो और बचने के बाद सवाल पूछो कि हमारे किसान शहीद हुए थे उनका क्या होगा, ये 15 साल से पुराने ट्रैक्टर आप नहीं चलाने दे रहे उनका क्या होगा। मंगलौर उपचुनाव के चलते अब बसपा के समर्थकों में भारी जोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें सभी समर्थक जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। समर्थकों ने कहा कि इस बार उनके प्रत्याशी को इस क्षेत्र से भारी समर्थन मिल रहा है। चुनाव हमारे फेवर में है। उबैदुर रहमान और मोंटी भाई जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और 13 तारीख को हमारी जीत होने जा रही है। यहाँ पहले भी आती था, अब भी आती है और उन्हीं का हक है। ये जनता बावली नहीं है, सब समझती है। पहले भी उन्हीं का हक था, उन्हीं का हक बैठता है। वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 3 दिन तक रद्द रहेगी। रुड़की स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के काम के चलते इसे रद्द रखा जाएगा। देहरादून दिल्ली के बीच ये वंदे भारत चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से बुधवार तक के लिए रद्द की गई है। शताब्दी एक्सप्रेस सहारनपुर तक आएगी और वहीं से वापस लौट जाएगी। 4 जुलाई से सभी ट्रेनों का सामान्य संचालन शुरू कर दिया जाएगा। काशीपुर में रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत नैनीताल में रहे। इस दौरान धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। धन सिंह रावत ने कहा कि स्थानांतरण के लिए मेडिकल लगाने वाले शिक्षकों का परीक्षण राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड से होगा। शिक्षक वास्तव में गंभीर रूप से बीमार होंगे तो उनको जबरन रिटायर किया जाएगा। बताया जाएगा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मंत्री ने कहा कि इस साल 500 चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अब भर्ती होने से रेफर होने वाले अस्पताल में एक ही पर्ची काम आएगी। शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है या वहाँ पानी टपकता है स्कूलों में, ऐसे 22 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और मैंने जिलाधिकारी को भी आदेश दिए आज ही कि उनको ध्वस्तीकरण करके नए स्कूल बनाए जाए। जिन स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है उनके लिए भी हमने पैसा मुक्त कर रहे हैं और वहाँ जल भराव की समस्या न रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि 10% क्षैतिज आरक्षण सहित चिन्हीकरण की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने और भू कानून और लोकायुक्त समेत तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया गया। आपको बता दें कूच के दौरान दिलाराम चौक पर सैकड़ों की संख्या में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजन शामिल हुए। इसको लेकर भारी पुलिस ने बैरिकेड्स की मदद से सर्वे ऑफ इंडिया के गेट पर इन्हें रोक दिया। इसके बाद इन्हें समझा बुझाकर भेजा गया। वहीं अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है। आंदोलनकारियों की संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और जो लोग प्रधान नहीं बन सकते थे वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और बड़े दुख की बात है कि राज्य आंदोलनकारियों को अपने आरक्षण के अधिकार के लिए, अपने जो है अन्य मांगों के लिए जो है बार बार मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कैसी संवेदनहीन सरकार है जो राज्य आंदोलनकारियों को बार बार आश्वासन देने के बाद भी, तमाम जो है दावे करने के बाद भी जो है आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आखिर कब तक ये सब चलेगा? कब तक आप राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी करेंगे? इससे राज्य की जनता में भारी आक्रोश है क्योंकि ये राज्य आंदोलनकारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और सरकार को तत्काल जो है राज्य आंदोलनकारियों की मांग को मानते हुए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो है आदेश जारी करना चाहिए। हर सोमवार की तरह जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार में जिलाधिकारी सोनिका को 94 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई जो मानसून सीजन में होने वाली परेशानी, जमीनी विवाद, जलभराव आदि से संबंधित थी। जिलाधिकारी सोनिया ने इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। 54+ शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और अलग अलग तरह की हैं क्योंकि मानसून सीजन भी आ गया है तो नालियों की चूक होने की और इस तरह की भी काफ़ी शिकायतें आ जाएंगी और हमने नगर निगम को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उन्हें प्रायोरिटी पे लेने। कुछ जगह पे जो लैंड के डिस्प्यूट थे उनसे रिलेटेड शिकायतें आई हैं, बिजली पानी की जो रेगुलर हमारे पास शिकायतें आती है वो भी हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भवानीगंज चौक पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि न्यायालय के आदेश के तहत धार्मिक इमारतों पर लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दिए गए थे और इस मामले में उनकी तरफ से पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी को ज्ञापन भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाते हुए केवल मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई करते हुए भेदभाव की कार्रवाई की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द विशेष समुदाय की इमारतों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। बीते लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता रामनगर क्षेत्र में विशेष धार्मिक इमारतों पर लगे लाउड स्पीकर ध्वनि यंत्र को हटाने की मांग कर रही है, जिसको लेकर के बीते 24 तारीख को भी क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। लेकिन ज्ञापन के तीसरे दिन कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान जो विशेष धार्मिक इमारत है इन पर से ध्वनि यंत्र नहीं हटाए गए, जो हिंदू धार्मिक स्थल है उनसे ध्वनि यंत्र हटाए गए। इसको लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन भवानीगंज चौक पर किया गया है और इस प्रदर्शन के द्वारा मांग की गई है जितने भी रामनगर क्षेत्र में विशेष धार्मिक इमारतों पर ध्वनि यंत्र लगे हैं तत्काल प्रभाव से इन्हें हटाया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं ने अपार उत्साह दिखाया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा प्रारंभ हुए लगभग 50 दिन ही हुए हैं और इन 50 दिन में ही अब तक लगभग 30 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि वर्ष 2023 में 30 जून तक यानी कि 68 दिन में लगभग 30 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए आए थे।
सुगम, सुरक्षित और निर्बाध चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष जनवरी के महीने से ही चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बैठकों के साथ ही स्थलीय निरीक्षण आदि का दौर शुरू कर दिया था। उनके द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि यात्रा को बेहद गंभीरता से लिया जाए। चारों धामों में यात्रा सुचारू रूप से चलने लगी तो देश दुनिया से हर दिन बड़ी संख्या में यात्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो मालूम होता है कि इस वर्ष 10 मई को कपाट खुलने से लेकर 30 जून तक लगभग 30 लाख श्रद्धालु चारधाम में आ चुके हैं। उत्तराखंड में उत्तर भारत के सबसे बड़े कावड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल ले जाकर अपने अपने शिवालयों में चढ़ाते हैं। ये पूरा आयोजन एक बड़ी चुनौती है। पुलिस मुख्यालय में कई राज्यों के पुलिस अधिकारी केंद्र की कई महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। इसमें आगामी कावड़ मेले को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार होगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने पत्रकारों से कहा कि कावड़ मेले में सबसे ज्यादा चुनौती यातायात के दबाव को व्यवस्थित करना है। राज्य पुलिस ड्रोन और आधुनिक तरीकों से भी कावड़ को लेकर बेहतर संचालन की हर संभव कोशिश करेगी। देखिए, कावड़ मेला तो हमारे मतलब एक हर साल हमारे लिए उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती रहता है। इस साल जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, मैं समझता हूँ ट्रैफिक मैनेजमेंट इस बार कावड़ मेले में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से चारधाम यात्रा में और नॉर्मल टूरिस्ट की संख्या में भी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को देखते हुए हमें कावड़ मेले के लिए थोड़ा सा और बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ इसी मतलब अन्य राज्यों के साथ इस बारे में हमारी वैसे भी बातचीत चल रही है, और आज की जो बैठक हम आफ्टरनून में करने जा रहे हैं, उस बैठक के बाद एक साझा रणनीति के तहत हमारी कोशिश रहेगी कि 2024 में जो कावड़ मेले की व्यवस्था है वो पूर्व के वर्षों की व्यवस्था से और बेहतर कर सके। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।